स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स बन रहे हैं। अभी तक आपने पिछले जितने भी लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, फिर आगे बढ़िए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे सारे लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे हमारे जो आरबीआई के कंटिन्यूस लेक्चर बन रहे हैं, तो आज भी हम आरबीआई को लेकर ही बात करेंगे। अभी तक इसके लेक्चर्स खत्म नहीं हुए हैं। तो आरबीआई में हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड था और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ लिए थे मौद्रिक नीति के प्रकार। मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है, एक महंगी मौद्रिक नीति होती है। सस्ती मौद्रिक नीति में ऋणों की लागतों में क्या की जाती है, कमी की जाती है, और महंगी मौद्रिक नीति में ऋणों की लागतों में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है आरबीआई के द्वारा। अब ध्यान से समझिएगा, मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट है जिनके जरिए ही ऋणों की लागतों में वृद्धि होती है और ऋणों की लागतों में क्या होती है, कमी होती है। मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिएगा। मौद्रिक नीति के उपकरण, हमारा लास्ट टॉपिक रहा था मौद्रिक नीति के उपकरण। दो तरह के उपकरण थे, एक तो मात्रात्मक था, हम जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं, जैसे एक मात्रात्मक था, एक आपका गुणात्मक था। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक बात थे। अब आज की बहुत ही शानदार रहने वाला आज का लेक्चर, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में बात किए थे, दूसरा हमारा रेपो रेट था, तीसरा रिवर्स रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ वन था अपना सीआरआर, फिफ्थ था अपना एसएलआर और सिक्स्थ था अपना एमएसएफआर। एमएसएफआर ध्यान से समझिएगा। रेपो रेट थी, रिवर्स रेपो रेट थी, ट्रिपल आर था, सीआरआर था, एसएलआर था, एमएसएफआर था, और सेवेंथ वन आ जाता है ओएमओ। क्या बोलते हैं जिसे, ओएमओ। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो रेट्स होती है ये होती है डायरेक्ट रेट। कौन सी होती है, प्रत्यक्ष दरें, इन्हें बोलते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करता है आरबीआई। ये जितनी भी रेट्स है ना, ये सबके सब क्या है, अप्रत्यक्ष। क्या है ये, अप्रत्यक्ष। समझ में आएगा, ये अप्रत्यक्ष तरीका है, ये प्रत्यक्ष तरीका है। गुणात्मक में हम बात किए थे मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बाद आया था अपना क्रेडिट ऑफ राशनिंग था, ठीक है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट था, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट था। फिर आपका आ गया था क्या, जिसको बोलते हो आप नैतिक दबाव। क्या बोलते हो, साकी राशनिंग था, मार्जिनल रिक्वायरमेंट था, और यहाँ पे नैतिक दबाव आता था, नैतिक दबाव आ गया था, डीआरआई आ गया था, और आपका लास्ट आ गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही। यहां तक हमारा लेक्चर फिनिश हो गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक एक के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे। बैंक रेट होती क्या है, पहले तो इसे समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखवाऊंगा। बैंक रेट क्या होती है यह ध्यान से समझिएगा। ये बैंक रेट है, ठीक है, ये बैंक रेट है, ये कॉमर्शियल बैंक है, और ये आपका आरबीआई है। ये क्या है, आरबीआई, देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, देश का केंद्रीय बैंक भी जिसे बोला जाता है। कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेंगे, आरबीआई से। कॉमर्शियल बैंक किससे लोन लेंगे, आरबीआई से। ये लोन ले रहे हैं आरबीआई से। आरबीआई लोन दे रहा है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। आरबीआई लोन देने का काम किसको कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। ये लोन देगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्या देगा ये लोन, लॉन्ग टर्म के लिए देगा, और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है, जिस रेट का उपयोग करते हैं उस लोन को देने के लिए, उसी को बोला जाता है बैंक रेट। उसी को क्या बोला जाएगा, बैंक रेट। यहां पे सुनिएगा, यह वह दर होती है, ध्यान से सुनिएगा, बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, बैंक रेट की क्या डेफिनेशन लिखोगे, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण लेते हैं, ठीक है। या मैं ऐसे बोल दूं, आरबीआई दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है किनको, कॉमर्शियल बैंक को। उसी रेट को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। एक दूसरी तरह से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों का तथा प्रतिभूतियों का पुनः भट्टा करता है।
एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिलों का तथा प्रतिभूतियों का पुनः बट्टा करता है उसी को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण लेते हैं उसे भी आप क्या बोल सकते हो, बैंक रेट बोलते हैं। ये दीर्घकालीन का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, यानी अब वो 1 ईयर भी बोल सकते हो या मोर देन 1 ईयर। ये हो गई आपकी बैंक रेट। क्या बैंक रेट आपको समझ में आ गई? क्या बैंक रेट आपको समझ में आ गई? ध्यान से समझिएगा। बैंक रेट वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक क्या लेते हैं, दीर्घकालीन लोन लेते हैं आरबीआई से, या वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है उसी रेट को क्या बोलोगे आप, बैंक रेट बोलोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर इस रेट को आरबीआई बढ़ा देगा, इस रेट को क्या कर देगा, आरबीआई बढ़ा देगा, तो बताओ साख का क्या होगा, संकुचन होगा। साख का क्या होगा, संकुचन होगा। मुद्रास्फीति में महंगाई को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इन्हीं रेट्स को क्या करता देता है, बढ़ा देता है। इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अब देखिए आगे, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब रेपो रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होती है ये भी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं रेपो रेट को लेके। रेपो रेट, अब रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को क्या प्रदान करता है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, उसी रेट को आप क्या बोलोगे, रेपो रेट बोलोगे। मान लीजिए ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, ये आपकी रेपो रेट है, ये आपकी रेपो रेट है, ये आपका रिजर्व बैंक है, ये है आपका क्या, आरबीआई, देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकार का बैंक, इसी को क्या बोलेंगे आप, आरबीआई। अब कॉमर्शियल बैंक क्या ले रहे हैं, आरबीआई से लोन ले रहे हैं लेस देन 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए। कई बुक्स में 90 दिन भी बोल देता है, तो आपको ध्यान में रखना है लेस देन 1 ईयर। अब ये लोन लेगा, किससे ले रहा है, आरबीआई से ले रहा है, लेस देन 1 ईयर के लिए क्या ले रहा है, लोन ले रहा है। तो जिस रेट पे आरबीआई इसको लोन देता है उसी को आप क्या बोलोगे, रेपो रेट बोलोगे। उसी को क्या बोलोगे आप, रेपो रेट। क्या आपको ये समझ में आ गई रेपो रेट क्या होती है, समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। रेपो रेट समझ में आ गई, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है इसे भी ध्यान से समझिएगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया जाता है, उधार लिया जाता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों से, आप इसे वाणिज्यिक बैंक बोल दो या व्यापारिक बैंकों से उधार लेता है, उधार लेता है, उसी को आप क्या बोल सकते हो, रिवर्स रेपो रेट। उसी को क्या बोल सकते हो आप, रिवर्स रेपो रेट। आप इसका दूसरा तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास रखते हैं। बात समझ में आ गई क्या? वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, रिवर्स रेपो रेट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से क्या ले रहा है, यहाँ पर उधार ले रहा है। ये आपके क्या है, कॉमर्शियल बैंक, जिन्हें हम व्यापारिक बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी रिवर्स रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट आ गई। ये आ गया आपके आरबीआई। कौन आ गया ये भाई साहब, आरबीआई जी आ गए।
आरबीआई जी क्या करेंगे, अब कॉमर्शियल बैंक के पास धन ज्यादा है तो कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, अपनी अतिरिक्त जमाओं को किसको दे देता है, आरबीआई को दे देता है। अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई को या तो उधार देता है या रखने के लिए देता है। तो आरबीआई उस पर कौन सी रेट से उनको इंटरेस्ट देता है, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, इसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? देखिए वो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े काम का बिंदु आएगा, अब आएगा आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोषानुपात। देखिए अब बात करेंगे हम सीआरआर को लेकर। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो आप सभी जानते हो, कैश रिजर्व रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। एक एक बात ध्यान से समझिएगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नगद कोषा अनुपात, इसे क्या बोलते हैं, नगद कोषा अनुपात। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, या व्यापारिक बैंक बोल दो या वाणिज्यिक बैंक, ज्यादा सही रहेगा व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक एनडीटीएल का, एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात, ध्यान से सुनिएगा, व्यापारिक बैंक एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास, आरबीआई के पास नगद रूप में रखते हैं, नगद रूप में रखते हैं। ठीक है, नगद रूप में रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्यापारिक बैंक एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत भी बोल सकते हो, इसे निश्चित अनुपात बोल दो या निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद रूप में रखते हैं, इसी को क्या बोलते हो आप, सीआरआर। अब ये एनडीटीएल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ रहा हूं मैं। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए आप। देखिए एनडीटीएल, एनडीटीएल, एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ये एनडीटीएल का मतलब होता है, यानी शुद्ध मांग एवं समय देयता है। इसे क्या बोलेंगे, शुद्ध मांग एवं समय देयता है। ये दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, दो तरह का। एक तो होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, कितने तरह का होता है ये, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, प्लस इसमें क्या जुड़ जाता है आपका, टाइम डिपॉजिट। क्या जुड़ जाता है इसमें, टाइम डिपॉजिट। अब सर ये डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वे जमाए जिन्हें मांगने पर निकाला जाता है, वह जमाए जिन्हें मांग पर निकाला जाता है, जिन्हें मांग पर निकाला जाता है, इसे तो आप क्या बोलोगे, डिमांड डिपॉजिट। वह जमाए जिसे मांग पर निकाला जाता है उसी को क्या बोलोगे आप, डिमांड डिपॉजिट। जैसे एग्जांपल, जैसे सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आपके जितने पैसे हैं जमा किए हुए हो आप उसे निकाल भी सकते हो भाई, एटीएम लगाया निकाल लोगे, तो ये क्या हो गया, कैसी जमा है ये, डिमांड डिपॉजिट है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट से भी आप जमाओं को कभी भी निकाल सकते हो मांग पर। आगे बात समझ में, इन्हें बोलेंगे मांग जमाए, इन्हें क्या बोलोगे, मांग जमाए। बात समझ में आ गई क्या, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमाए, इसे बोलेंगे समय जमाए यानी अवधि जमाए। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अवधि जमाए। वह जमाए, इसको क्या बोलोगे, वह जमाए जिन्हें मांग पर नहीं निकाला जा सकता, वह जमाए जिन्हें मांग पर नहीं निकाला जाता है, वह जमाए जिन्हें मांग पर नहीं निकाला जाता है, यह एक अवधि विशेष बाद ही निकाला जाता है। यह जमाए अवधि विशेष बाद निकाली जाती है, इन्हें बोलोगे आप समय जमाए यानी टाइम डिपॉजिट्स। एनडीटीएल कैसे बनता है, एनडीटीएल बनता है डिमांड डिपॉजिट से और टाइम डिपॉजिट से, इनका टोटल ही क्या होता है एनडीटीएल। बैंक के पास कौन सी जमाएं होगी, या तो डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट की या करंट अकाउंट की, एक होगी टाइम डिपॉजिट्स। इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाती है फिक्स्ड डिपॉजिट,
क्या आ जाती है इसके अंदर, एक तो फिक्स डिपॉजिट जिसे आप एफडी बोलते हो, दूसरी आ जाएगी इसके अंदर आपकी रिकरिंग डिपॉजिट्स, आवर्ती जमाएं, जिन्हें क्या बोलोगे आप, आवर्ती जमाएं, जिन्हें आप बार बार जमा करवाते रहते हो, निकालते नहीं हो, ठीक है। ऐसा काम आपके डाक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस में भी आप जमा करवा सकते हो ये वाली। अब ध्यान से समझिएगा, एनडीटीएल आपको समझ में आया क्या, एनडीटीएल आपको समझ में आया। एनडीटीएल होता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का टोटल। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट कहा जाता है, करंट अकाउंट कहा जाता है, और टाइम डिपॉजिट में आपका फिक्स डिपॉजिट आता है और रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है, इसका निश्चित अनुपात की किसके पास रखना पड़ेगा आपको, किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और ये भी किसमें, नगद रूप में रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आ गई क्या, नगद रूप में आपको आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, एक बार फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए आगे, ये आपको समझ में आ गया। अब ऊपर देखिए, अब मैं एसएलआर की बात करता हूं, एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखिए एसएलआर को क्या बोलेंगे, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलेंगे इसे, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी इसे बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात व्यापारिक बैंकों को, ध्यान से सुनिएगा, इसे भी ध्यान से समझिएगा, व्यापारिक बैंकों को एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत बोल दीजिए या अनुपात बोल दीजिए, ये किसके द्वारा तय किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा ये तय होती है कितना प्रतिशत आपको रखना पड़ता है। एक निश्चित अनुपात अपने खुद के पास तरल रूप बोला है मैंने, लिक्विड रूप में रखना पड़ता है, जिसे एसएलआर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे ही, एसएलआर कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या, इसे बोलेंगे स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। व्यापारिक बैंकों को एनडीटीएल का निश्चित अनुपात या प्रतिशत अपने खुद के पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे ही आप क्या बोलोगे, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो समझ में आया नहीं आया, एनडीटीएल के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया, अब ध्यान से समझना। इसके बाद आता है आपका ओएमओ। अब देखिए, मिटा दूं इसको। अब देखिए ओएमओ क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। ओएमओ इसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे इसे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब था खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, इसे बोलेंगे खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। अब एक ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये होता क्या है, सरकार की प्रतिभूतियों को करे और विक्रय करना ही क्या कहलाता है, ओएमओ कहलाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का करे विक्रय करना ही खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही, यहां पे लिख लेना आरबीआई द्वारा, यहां पे लिख लेना आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या, खुले बाजार की क्रियाएं किसे बोलेंगे, यानी आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है। एक एक बात समझ में आ रही है ना, अब ध्यान से समझिएगा। अब आ गया आपका एमएसएफआर, इसको बोलेंगे मार्जिनल, इसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, रेट ओ लगा लीजिए आगे,
रेट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसे बोलेंगे सीमांत स्थायी सुविधा दर। क्या बोलेंगे इसे? सीमांत स्थायी सुविधा दर। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें आरबीआई द्वारा इसे 2009 में लाया गया था। कब लाया गया था इसे कब अपनाया था आरबीआई ने? 2009 में अपनाया था। ये क्या होता है? ठीक है, आरबीआई द्वारा ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, अनुसूचित व्यापारिक बैंक को या अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक को, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लिख लोगे इसको, ठीक है। आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण प्रदान किया। आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण प्रदान जिस दर पर किया जाता है उसे MSFR कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण प्रदान जिस दर पर, यहां पे लिख लीजिएगा, जिस दर पर किया जाता है उसे MSFR कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? MSFR को देखिए, ठीक है, ये 1 करोड़ के मल्टीपल में मिल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? 1 करोड़ के गुणक में होता है, ठीक है। MSFR की दर बैंक रेट के बराबर होती है, बराबर होती है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण प्रदान किया जाता है, जिस दर पर किया जाता है, ऋण प्रदान जिस दर पर किया जाता है उसी को क्या बोलोगे? MSFR, ठीक है। आरबीआई द्वारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट ऋण प्रदान जिस दर पर किया जाता है उसी को क्या बोलोगे आप? MSFR कहोगे। ये 1 करोड़ के गुणक में होता है। MSFR की दर बैंक रेट के बराबर होती है। और ध्यान से सुनिएगा, इसकी अधिकतम सीमा ये भी ध्यान में रखना है, इसकी अधिकतम सीमा NDTL का 3% होती है। NDTL का 3% होती है। बात समझ में आई क्या? NDTL का कितना प्रतिशत रहेगी? 3%। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तरल रूप का क्या मतलब है? SLR में तरल रूप का मतलब क्या क्या होता है? इस तरल का मतलब होता है, इस लिक्विडिटी में आप कैश रख सकते हो, गोल्ड रख सकते हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन पैसे को आप रख सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? तरल रूप में आप किन किन को ले सकते हो? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी लिक्विडिटी। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने SLR को रखा गया है। इस SLR का प्रयोग आप MSFR से लोन लेने के लिए भी कर सकते हो। ये बात लिख लीजिएगा। SLR, इस SLR में जो सरकारी प्रतिभूतियों पर विनियोग किया गया है ना, ये प्रतिभूतियों का यूज आप MSFR से लोन लेने से भी कर सकते हो। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक एक रेट के बारे में मैंने चर्चा की, सातों रेट के